नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 250 सालों के उस बेहद जटिल लेकिन शानदार सैन्य इतिहास की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्धों की। देखिए, ये सिर्फ तलवारों और तोपों की कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है रणनीतियों की, भूगोल की और उस लीडरशिप की जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय किया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं हमारे आज के इस रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े भौगोलिक रहस्य से, फिर चलेंगे पहले युद्ध की बारूद क्रांति की तरफ। इसके बाद देखेंगे दूसरे युद्ध में मुगलों की स्थिरता और फिर तीसरे युद्ध का वो खौफनाक सामरिक जाल। आखिर में हम समझेंगे लीडरशिप के उस संकट को और पानीपत की उस विरासत को जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े भौगोलिक रहस्य के। सोचिए जरा, ऐसा क्यों था कि बड़े बड़े साम्राज्य बार बार दिल्ली के ठीक उत्तर में बस एक ही विशिष्ट क्षेत्र में आकर टकराते रहे? आखिर पानीपत में ही ऐसा क्या था? इन 5 पॉइंट्स को देखिए, ये आपको पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। दिल्ली, जो हमेशा से भारत का राजनीतिक दिल रही है, पानीपत वहां से महज 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ के जो विशाल और एकदम समतल मैदान थे ना, वो बड़ी बड़ी सेनाओं, घुड़सवारों और युद्ध के हाथियों के मूवमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। और तो और ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित था, मतलब पानी और खाने जैसी रसद की कोई कमी नहीं थी। एक तरह से दिल्ली को बचाने वाले शासकों के लिए ये एक बहुत ही मजबूत बफर जोन या कह लीजिए एक रक्षात्मक ढाल का काम करता था। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ 1526, 1556 और 1761 के 3 साल नहीं है। इन्हें आप भारतीय युद्ध कला के विकास के 3 अलग-अलग चैप्टर्स की तरह देख सकते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जहां सत्ता के बड़े-बड़े सिंहासन रातों रात पलट गए। अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, यानी प्रथम युद्ध और उसकी बारूद क्रांति। 1526 का ये साल भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा तकनीकी तूफान लेकर आया जिसने युद्ध लड़ने के पुराने तरीकों को सच में पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन दोनों सेनाओं के बीच का भारी कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ बाबर की सेना थी जो पूरी तरह से मॉडर्न थी। उनके पास मध्य एशियाई स्टेपी की गजब की फुर्ती थी, ऑटोमन शैली की तोपें थीं और तेजी से चकमा देने वाली रणनीतियां थीं। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना जो अपनी उसी पुरानी सख्त फॉर्मेशन और पारंपरिक युद्ध हाथियों के भरोसे थी। हाँ, संख्या के मामले में लोदी बहुत आगे था, लेकिन बाबर के पास जो तकनीक थी वो एक असली गेम चेंजर साबित हुई। बाबर ने एक बेहद खास रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे तुलुगमा कहते हैं। इसमें सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दुश्मन को घेरा जाता है और इसके साथ ही उसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डरावनी तोपों का इस्तेमाल किया। अब आप खुद सोचिए, उन तोपों की कान फोड़ देने वाली आवाज और गोलाबारी ने लोदी की उस सख्त फॉर्मेशन का क्या हाल किया होगा। वो पूरी तरह टूट गई। सबसे भयंकर नुकसान तो तब हुआ जब लोदी के ही हाथी तोपों की आवाज से घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बस इसी एक रणनीति ने लोदी वंश का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे युद्ध की, जिसने मुगलों को वो स्थिरता दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर ने जो साम्राज्य इतनी मेहनत से खड़ा किया था वो लगभग खत्म होने की कगार पर था। लेकिन फिर ठीक 30 साल बाद 1556 में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ आया। इस बार मैदान का नजारा कुछ और ही था। एक तरफ थे सिर्फ 13 साल के युवा अकबर, जिनकी सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, और उनके सामने थे हेमू, एक बेहद प्रतिभाशाली सेनापति जिन्होंने खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया था और दिल्ली के तख्त पर अपना दावा ठोक दिया था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि हेमू की विशाल सेना और उनके हाथी मुगलों को आसानी से कुचल देंगे। लेकिन देखिए इतिहास कैसे करवट लेता है। कभी कभी युद्ध का फैसला कोई बड़ी रणनीति नहीं बल्कि एक छोटा सा पल कर देता है। हुआ यूं कि हवा में तैरता हुआ एक इकलौता तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब जैसे ही सेना ने अपने लीडर को गिरते देखा, पूरी सेना में भयानक दहशत फैल गई और इस तरह महज एक तीर ने मुगलों के शासन को हमेशा के लिए सुरक्षित और स्थिर कर दिया। है ना कमाल की बात। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा 1761 पर, पानीपत का तीसरा युद्ध और सबसे खूनी युद्ध। यहाँ आकर पूरी की पूरी कहानी हथियारों से शिफ्ट होकर सीधे लीडरशिप,
चालाकी और लॉजिस्टिक्स यानी रसद पर टिकती है। यहाँ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने एक ऐसा खौफनाक और चालाक जाल बिछाया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने एक विशाल पर्दे के पीछे 4 किलोमीटर लंबी एक छिपी ही नहर खोद दी। और सबसे हैरान करने वाली चीज बताई क्या थी? उसने ऊंटों की पीठ पर छोटी दूरी की मूवेबल तोपें फिट कर दी थी। अब ऊंटों की ऊंचाई की वजह से ये तोपें अब्दाली के अपने ही सैनिकों के सिर के ठीक ऊपर से मराठों पर आग उगल सकती थी। एकदम मास्टर स्ट्रोक। हालांकि मराठों ने भी अपने बचाव के लिए खाइयां खोदी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब्दाली के इस बहुचरणीय जाल में पूरी तरह फंस गए। अब्दाली ने पहले मराठों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया, एक चारे की तरह, और जैसे ही वो आगे आए, ऊंटों पर लदी उन तोपों ने सचमुच तबाही मचा दी। फिर अब्दाली की सेना ने मराठों को 3 तरफ से घेर लिया। इस भयंकर घेराबंदी में होलकर जैसे कुछ नेता तो किसी तरह निकल गए, लेकिन सदाशिवराव भाऊ जैसे मुख्य मराठा लीडर्स बुरी तरह घिर गए और मारे गए। लेकिन रुकिए, इस तीसरे युद्ध में जो मराठों की विनाशकारी हार हुई, उसका असली कारण युद्ध के मैदान के जालों से कहीं ज्यादा गहरा था। ये संकट था विकेंद्रीकृत कमान यानी डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप का। ये एकेडमिक रिसर्च बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे लीडरशिप के ढांचे ने इस इतने बड़े संघर्ष का अंतिम परिणाम तय किया। देखिए, जब जंग इतने विशाल पैमाने पर होना तो सिर्फ मुख्य सेनापति काफी नहीं होता, उसके अधीन काम करने वाले कमांडर्स की भूमिका सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो अफगान और मराठा कमांडर्स के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। अब्दाली के जो सेकेंडरी कमांडर्स थे, जैसे हाफिज रहमत खान, वो एक सेंट्रल स्ट्रैटेजी के तहत पूरे डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे थे। इसके बिल्कुल उलट मराठा सेना सेमी ऑटोनमस यानी अर्ध स्वायत्त सरदारों में बटी थी। उनके बीच आपस में ही गुटबाजी थी और कम्युनिकेशन तो पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो जब असली क्राइसिस आया, मराठा कमांडर एक दूसरे के साथ तालमेल ही नहीं बिठा पाए। वहीं अफगान सेना ने गजब का रणनीतिक लचीलापन दिखाया और तुरंत एक दूसरे की मदद की। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी पड़ाव पर, पानीपत की विरासत। ये जो 3 इतने बड़े सैन्य टकराव हुए, आखिर इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? अगर हम इन 250 सालों के नतीजों को देखें तो इन युद्धों ने पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और राजनीति को एक नया ही आकार दे दिया। 1526 ने एक नए राजवंश यानी मुगलों को जन्म दिया। 1556 ने उन्हें वो मजबूती दी जिससे वो फैल सके, और 1761 उसने मराठों के उस सपने को लगभग चकनाचूर कर दिया जो उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर राज करने के लिए देखा था। और इसकी बड़ी वजह रही वो लंबी सप्लाई लाइनें और लीडरशिप का फेलियर। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या 1761 में मराठों ने सच में सिर्फ एक युद्ध हारा था, या फिर उन्होंने उस पावर वैक्यूम, उस सत्ता की शून्यता को जन्म दे दिया जिसने भारत में अंग्रेजों के विस्तार का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया? इतिहास हमें यही सिखाता है कि असली कहानियां सिर्फ राजाओं की नहीं होती, बल्कि उनकी चालाक रणनीतियों और उनकी बड़ी गलतियों की भी होती हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।